हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024 के लिए रीजनिंग का 7वां प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे और वो सभी क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस रीजनिंग के 7वें प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम के अंदर मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए यहां पर देखिए मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न को सोल्व किया जाता है या तो कॉलम के अंदर है या फिर इस टाइप के प्रश्न को सोल्व किया जाता है रो के अंदर है। अब 90% स्टूडेंट बोलेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस प्रश्न को रो में सोल्व करें या फिर कॉलम में। तो देखिए मेरे भाई, जिस तरफ आपको बड़ी संख्या दिखाई दे 90% इस प्रश्न को उसी तरफ सोल्व किया जाता है। तो यहां पर देखिए बड़ी संख्या हमें दिख रही है किसके अंदर है, कॉलम के अंदर है, तो हम इस प्रश्न को सोल्व करेंगे कॉलम के अंदर है। तो करना क्या है, सबसे पहले हमें यहां पर देखना है कि 7 और इस 2 का हम क्या करें कि यहां पर कितना हो जाए, 98 हो जाए। फिर इसी प्रकार से आपको यहां पर देखना है कि इस तीसरे कॉलम में यहां पर है 5 और इस 3 का हम आपस में क्या करें कि यहां पर 75 हो जाए। ठीक है, यानी कि जिस प्रकार से यहां पर आया है 98 और यहां पर आया है 75, सेम उसी प्रकार से हम यहां पर ज्ञात करेंगे कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर इस पहले कॉलम के अंदर यहां पर 98 कैसे बनेगा, तो यहां पर लॉजिक लगाया गया है क्या, सबसे पहले तो यहां पर इस 7 का किया गया है स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपको पता है 7 का स्क्वायर होता है 49। फिर क्या किया गया है, इस 49 का गुणा किया गया है इस 2 के साथ में। तो 49 का गुणा 2 के साथ में कर देंगे तो यहां पर 49 दूना हो जाएगा 98। और ध्यान से देखिए 98 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार से यहां पर देखेंगे कि यहां पर इस तीसरे कॉलम में यहां पर 75 इसी प्रकार से आया है क्या। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस पहली संख्या यानी कि इस 5 का करेंगे स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 25 होता है। फिर हम क्या करेंगे, इस 25 का गुणा कर देंगे इस दूसरी संख्या के साथ में। दूसरी संख्या क्या है, 3 है, तो इस 25 का गुणा कर देंगे 3 के साथ में। तो 25 कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा 75। और ध्यान से देखिए 75 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यहां पर आप आसानी से बता सकते हैं कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आंसर हम बिल्कुल बता सकते हैं कि इस दूसरे कॉलम में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस पहली संख्या इस 6 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 6 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, तो 6 का स्क्वायर होता है 36। फिर क्या करेंगे, इस 36 का हम गुणा कर देंगे इस बीच वाली संख्या यानी कि 3 के साथ में। तो 36 का गुणा 3 के साथ में करेंगे तो 36 हो जाएगा 108। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 108 है। अब हमें देखना है कि 108 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 108 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि यह पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, उस वैनारे का चयन करें जो दिए गए शब्दों के बीच संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि पानी, मछली और ऑक्टोपस का सही वेन डायग्राम किस तरह से बनेगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम में वेन डायग्राम से
संबंधित प्रश्न दिया जाए तो सोल्व कैसे करेंगे। तो जिन शब्दों से आपको वेन डायग्राम तैयार करना है उन शब्दों को ध्यान से देखना है और ये पता लगाना है कि उन शब्दों के बीच में आपस में कोई रिलेशन है क्या। और रिलेशन यदि आपको पता चल जाएगा तो आप वेन डायग्राम फटाफट से तैयार कर देंगे। कैसे, तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई, सबसे पहले हम रिलेशन देखेंगे पानी और मछली के बीच में। तो क्या पानी और मछली के बीच में कोई रिलेशन है? तो हाँ सर, पानी और मछली के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो जो मछली होता है ये पाया जाता है किसके अंदर? जल के अंदर, यानी कि पानी के अंदर। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर रिलेशन देखेंगे मछली और ऑक्टोपस के बीच में। तो क्या मछली और ऑक्टोपस के बीच में कोई रिलेशन है? तो नहीं सर, मछली और ऑक्टोपस के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, यानी कि मछली अलग होता है, ऑक्टोपस अलग होता है। इसी प्रकार से अब क्या करेंगे, यहां पर रिलेशन देखेंगे कि पानी और ऑक्टोपस इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है। तो हाँ सर, ऑक्टोपस और पानी के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो जो ऑक्टोपस होता है ये भी पाया जाता है पानी के अंदर। ठीक है, अब इतना आपको पता चल गया। आप वेन डायग्राम कैसे तैयार करेंगे तो वो देखिए। यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर देखिए मछली और ऑक्टोपस ये दोनों किसके अंदर पाए जाते हैं? पानी के अंदर है। तो कॉमन क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा पानी। तो यहां पर हम पहला आरेख बना देंगे पानी के लिए। ठीक है, फिर अभी आपने बताया कि मछली किसके अंदर पाया जाता है? तो मछली पाया जाता है पानी के अंदर। ठीक है, तो यहां पर देखिए मेरे भाई, ये पानी का आरेख है, इस पानी के आरेख के अंदर आ जाएगा कौन? मछली। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए तीसरे नंबर पर क्या है? ऑक्टोपस है। अभी आपने बताया कि ऑक्टोपस कहां पर पाया जाता है? तो ऑक्टोपस भी पाया जाता है पानी के अंदर। तो तीसरा आरेख हम बना देंगे ऑक्टोपस के लिए, और कहां पर बनाएंगे? पानी के अंदर है। तो ये जो बाहर का आरेख बना हुआ है इसी के अंदर आ जाएगा कौन? ऑक्टोपस का आरेख है। तो मेरे भाई आपका सही वेन डायग्राम बन जाएगा इस प्रकार से, यानी कि ये पहला आरेख, ये बाहर वाला आरेख तो हो जाएगा किसके लिए? पानी के लिए। और ये दूसरा वाला आरेख जो पानी के अंदर है ये आ जाएगा किसके लिए? मछली के लिए। और जो ये तीसरा आरेख है ये वाला, ये आ जाएगा ऑक्टोपस के लिए। ठीक है, यानी कि आपका 100% सही वेन डायग्राम बनेगा इस प्रकार से। अब आपको देखना है कि इस प्रकार का वेन डायग्राम आपको किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो हाँ सर, ऐसा वेन डायग्राम हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार में रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024 के लिए जीके, जीएस और साइंस के 4500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 35 रुपये, यानी कि 35 रुपए की फीस के अंदर आपको 4500 प्लस जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और ये 4500 क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा। यानी कि ये तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि 7 का संबंध है 36 के साथ में, तो 9 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम में नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर देखना है कि 7 से यहाँ पर 36 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार 7 से 36 बना है सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 9 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या बनेगा। अब 90% स्टूडेंट यहाँ पर बोलेंगे कि सर 7 से यहाँ पर 36 बन सकता है कैसे। यदि हम क्या करें, सबसे पहले इस 7 में से -1 कर दें, तो 7 में से -1 करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 6, और इस 6 का यदि हम स्क्वायर कर दें तो 6 का स्क्वायर होता है 36, और 36 हमारे सामने यहाँ पर दिया गया है। अब क्या करेंगे, सेम लॉजिक लगाएंगे इस 9 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, इसी 7 की तरह इस 9 में से भी पहले क्या करेंगे, -1 करेंगे। तो 9 में से -1 करेंगे तो यहां पर बचेगा 8, और इस 8 का यहां पर क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 8 का स्क्वायर होता है 64। अब हमें देखना है कि 64 किसी ऑप्शन में है
तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, किसी भी ऑप्शन के अंदर हमें 64 नहीं दिया गया है, यानी कि इस लॉजिक के आधार पर हम इस प्रश्न को सोल्व नहीं कर सकते हैं। अब ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो देखिए मेरे भाई, जब एक लॉजिक से एक प्रश्न सोल्व ना हो तो आपको क्या करना है, दूसरा लॉजिक लगाना है। अब दूसरा लॉजिक आप कब लगाएंगे, जब आपको लॉजिक याद होगा। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए 7 से यहाँ पर 36 बनाया गया है। कैसे, तो यहाँ पर क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस 7 का किया गया है 5 के साथ में गुणा, तो 7 पंजे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और इस 35 के अंदर प्लस 1 करके यहां पर लिखा गया है 36। और ध्यान से देखिए 36 यहां पर हमारे सामने दिया गया है। अब क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे 9 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे, सेम इसी 7 की तरह इस 9 का भी गुणा कर देंगे 5 के साथ में, तो 9 पंजे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और इस 45 के अंदर क्या करेंगे, प्लस 1 कर देंगे, तो 45 और 1 कितना हो जाएगा, तो 45 और 1 हो जाएगा 46, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 46। अब हमें देखना है कि 46 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 46 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं ज्ञात करें। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ये वाली आकृति दी गई है, इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम के अंदर काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा गया है कि नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है क्या, तो मेरे भाई यहां पर देखिए, याद रखना जब भी आपको इस तरह की आकृति दिखाई दे तो याद रखना इस तरह की आकृति में त्रिभुजों की संख्या होती है 8। अब इस तरह की आकृति में 8 त्रिभुज कैसे होते हैं, तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई, 1 नंबर त्रिभुज ये हो जाएगा, 2 नंबर त्रिभुज ये हो जाएगा, 3 नंबर त्रिभुज ये हो जाएगा और 4 नंबर त्रिभुज ये हो जाएगा। 4 त्रिभुज हो गए। अब इसी के साथ में मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए एक त्रिभुज बनेगा यहाँ से 1 नंबर त्रिभुज और 2 नंबर त्रिभुज, इन दोनों को मिलाकर है। ठीक है, इसी प्रकार से एक त्रिभुज बन जाएगा मेरे भाई 2 नंबर त्रिभुज और 3 नंबर त्रिभुज, इन दोनों को मिलाकर 2 त्रिभुज हो गए। इसी के साथ में यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज बन जाएगा 3 नंबर त्रिभुज और 4 नंबर त्रिभुज, इन दोनों को मिलाकर 3 त्रिभुज हो गए। इसी के साथ में चौथा त्रिभुज बन जाएगा मेरे भाई 1 नंबर त्रिभुज और 4 नंबर त्रिभुज, इन दोनों को मिलाकर 4 त्रिभुज ये हो जाएंगे। तो 4 के अंदर प्लस 4 कर देंगे तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि इस तरह की आकृति में त्रिभुजों की संख्या होती है 8। अब आपको लॉजिक क्या लगाना है, तो वो देखिए अब आपको क्या करना है, इस तरह की आकृति, इस बड़ी वाली आकृति में देखना है कि इस बड़ी वाली आकृति में इस तरह की आकृति कितनी है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई ध्यान से, यहां पर देखिए, यहां पर हमें इस तरह की आकृति 2 दिखाई दे रही है। पहली आकृति तो हो जाएगी ये वाली, ठीक है। इसी के साथ में मेरे भाई एक आकृति ये हो गई। इसी के साथ में देखिए दूसरी आकृति ये वाली हो जाएगी। कितनी आकृति हैं इसके अंदर, 2 आकृति हैं। अब एक आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं, 8 होते हैं। तो यहाँ पर कितनी आकृति हैं, 2 हैं। तो इस 2 का गुणा कर देंगे 8 के साथ में, तो यहाँ पर 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्या यहाँ पर हमारा 16 करेक्ट आंसर होगा, तो नहीं, यहाँ पर हमारा 16 करेक्ट आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 आकृतियां मिलकर क्या कर रही हैं, त्रिभुजों का निर्माण कर रही हैं। तो यहां पर दोनों आकृतियों से मिलकर कुछ त्रिभुज और बनते हैं। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए ये 2 त्रिभुज बनेंगे बड़े वाले। एक त्रिभुज तो ये वाला बनेगा, यहां से लगाकर ये दोनों आकृतियों को मिलाकर एक इसी के साथ में यहां पर देखिए एक इसके जस्ट नीचे ये वाला त्रिभुज बन जाएगा। तो 2 त्रिभुज ये हो गए। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 16 के अंदर प्लस 2 कर देंगे तो 16 और 2 कितना हो जाएगा, तो 16 और 2 हो जाएगा 18। यानी कि हमारे सामने जो ये वाली आकृति दी गई है, इस
आकृति के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या है 18। अब हमें देखना है कि 18 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 18 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है, तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम में सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ध्यान से देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 8, 8 के बाद में 13, 13 के बाद में 22 और 22 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो सोल्व करेंगे कैसे, तो वो देखिए सबसे पहले यहां पर देखिए कि यहां पर 3 से 5 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए 3 से 5 बन जाएगा कैसे, यदि हम 3 के अंदर +2 कर दें तो 3 और 2 मिलकर बन जाएगा 5। फिर देखिए 5 से 8 बनेगा कैसे, तो यहां पर देखिए यदि हम 5 के अंदर क्या कर दें +3 कर दें तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से यहां पर देखिए 8 से कितना बन रहा है 13, तो 8 से 13 कैसे बनेगा, तो यहां पर देखिए यदि हम 8 के अंदर क्या कर दें +5 कर दें तो 8 और 5 कितना हो जाएगा 13। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 13 से कितना बन रहा है 22, तो 13 से 22 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 13 के अंदर क्या कर दें +9 कर दें तो 13 और 9 हो जाएगा 22। अब इसी प्रकार हमसे पूछा गया है कि 22 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने से पहले आपको क्या करना है, नीचे जो ये संख्या है इस संख्या को ध्यान से देखिए कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए पहले क्या हुआ +2, फिर क्या हुआ +3, फिर क्या हुआ +5, फिर क्या हुआ +9। तो यहां पर तो कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए फिर नीचे वाली सीरीज को, यानी कि यहाँ पर 2 से कितना हुआ 3, तो 2 से 3 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 2 के अंदर क्या कर दें +1 कर दें तो 2 और 1 हो जाएगा 3। फिर देखिए 3 से कितना बन रहा है 5, तो 3 से 5 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 3 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 3 और 2 हो जाएगा 5। फिर देखिए 5 से कितना बन रहा है 9, तो 5 से 9 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई यदि हम 5 के अंदर क्या कर दें +4 कर दें तो 5 और 4 हो जाएगा 9। अब हमें क्या करना है, इस 9 से अगली संख्या ज्ञात करनी है। तो 9 से अगली संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहां पर नीचे जो संख्या है इस संख्या को ध्यान से देखिए कि यहां पर क्या हुआ है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई पहले क्या हुआ +1, फिर क्या हुआ +2, फिर क्या हुआ +4। तो क्या यहां पर कोई लॉजिक लग रहा है, तो हां सर यहां पर लॉजिक लग रहा है। क्या यहां पर देखिए 1 से कितना हुआ 2, तो 1 से 2 कैसे हुआ, तो यहां पर हुआ है 1 का 2 गुना। फिर देखिए 2 से कितना हुआ 4, तो यहां पर क्या हुआ है, तो यहां पर भी देखिए यहां पर हुआ है 2 का 2 गुना। फिर मेरे भाई अब सभी में 2 का 2 गुना, यानी कि यहां पर 2 गुना हुआ है। तो यहां पर 4 से अगली संख्या निकालेंगे कैसे, तो यहां पर हम कर देंगे 4 का 2 गुना। 4 का 2 गुना कितना होता है, तो 4 का 2 गुना होता है 8। यानी कि हम क्या करेंगे 9 और 8 को आपस में जोड़ देंगे तो 9 से अगली संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो 9 और 8 कितना हो जाएगा, तो 9 और 8 हो जाएगा 17। यानी कि 9 के बाद में यहां पर कितना प्लस होगा, +17 होगा। अब यहां पर हमें करना क्या है, प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो करेंगे क्या, 22 और 17 को यदि हम आपस में जोड़ दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 22 + 17, तो 22 और 17 को आपस में जोड़ेंगे तो 22 और 17 कितना हो जाएगा, तो 22 और 17 हो जाएगा 39। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 39। अब हमें देखना है कि 39 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 39 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आया है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने रीजनिंग के 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 5 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कॉमेंट सेक्शन के अंदर कॉमेंट करके बताना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसे
बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।